तो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर्स के बारे में। ट्रांसफार्मर जो है बहुत तरीके के होते हैं, बम्बलबी होता है, ऑप्टिमस प्राइम होता है, आयरन हाइड होता है, लेकिन हम उन ट्रांसफार्मर्स की बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं आज। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो दो सर्किट्स के बीच में वोल्टेज लेवल मेंटेन करने के काम आता है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इट्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट्स अ डिवाइस या इट्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to level the voltage between two circuits. Between two circuits के बीच में यदि वो वोल्टेज मेंटेन करता है उस डिवाइस को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। by using the principle of mutual induction. तो म्यूचुअल इंडक्शन के जो प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल करते हुए दो सर्किट्स के बीच में जो है ये पोटेंशियल जो है लेवल मेंटेन कर देता है। किसी में यदि किसी एक सर्किट में वोल्टेज ज्यादा है तो दूसरे में कम कर देता है, और यदि एक में कम है तो दूसरे में ज्यादा कर देता है। ठीक, तो ये इसका जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन आपने चैप्टर EMI में पढ़ा है। ठीक, तो ये कैसे बना होता है ये आप देखेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि वाइंडिंग्स होती हैं वायर की, और दोनों सर्किट्स में दो सर्किट्स होते हैं, और दो सर्किट जो हैं वो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयर आर टू सर्किट्स, first one is called primary circuits and another one is secondary circuit. तो ये सर्किट किस तरीके से होते हैं कि ये बेसिकली वाइंडिंग्स होती हैं वायर की, जो एक आयरन कोर के दोनों तरफ लिपटी हुई होती हैं। तो यहां पे आपके पास एक आयरन कोर होती है जो सॉफ्ट आयरन से बनी होती है। ये आपके पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, और यहां पे एक वाइंडिंग होती है इस तरीके से। इसे प्राइमरी सर्किट कहा जाता है, प्राइमरी सर्किट। और दूसरी तरफ जो है ये वाइंडिंग होती है इस तरीके से, और इसे कहा जाता है सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों जो सर्किट्स होते हैं ये एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। दोनों जो सर्किट हैं एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। तो यहां पे हम ये भी लिखेंगे बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स आर इंसुलेटेड। कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनके बीच में नहीं है। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये वन ऑफ द डिजाइन है ट्रांसफार्मर की। एक डिजाइन ऐसा भी होता है जिसमें ये एक के ऊपर एक लिपटे हुए होते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से इंसुलेटेड है। अब किया क्या जाता है कि ये आपके पास जो कॉइल है, ये आपके पास जो सर्किट है, यहां पे हम सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं। सप्लाई, यहां पे सप्लाई दिया जाता है, यानी कि इनपुट दिया जाता है। प्राइमरी सर्किट जो है वो इनपुट वाली साइड होती है, और जो सेकेंडरी सर्किट होता है वहां से हमें आउटपुट मिलता है। वहां से हमें क्या मिलता है? हमें वहां से आउटपुट मिलता है। ठीक, तो यहां पे मैं कुछ चीजें, कुछ क्वांटिटीज यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने मान लिया कि प्राइमरी सर्किट में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ कॉइल जो हैं वो NP के बराबर है, और सेकेंडरी सर्किट में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो NS के बराबर में मान लेता हूं। तो यहां पे हम मानेंगे लेट्स assume that number of turns in primary circuit
primary circuit is NP and in secondary circuit is NS। ये हमने यहाँ पे मान लिया। दूसरी बात हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो प्राइमरी आपके पास सर्किट है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। यहाँ पे हम लिखेंगे अजम्पशन में वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट resistance of primary coil, primary circuit is very small, almost negligible है। ये R प्राइमरी का मतलब है कि रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी सर्किट, यानी ये वाली जो कॉइल है इनमें रेजिस्टेंस ना के बराबर है। ठीक, उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ पे ये मानने वाले हैं कि जब यहाँ पे करंट, यहाँ पे वोल्टेज यदि अप्लाई किया जाता है तो आप जानते हैं कि यदि कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसमें करंट फ्लो होता है। इसमें यदि करंट फ्लो होगा तो सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और यदि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है यहाँ से निकलती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस आयरन कोर के अंदर से फ्लो होती हुई इस कॉइल से पास होती हैं। तो यहां पे हम ये भी मानने वाले हैं कि यहां से फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं वो 100% इस सेकेंडरी कॉइल में जा रही हैं। आपने पढ़ाई है ना म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, यही तो होता है कि इसके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो वो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा कि यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स है जो इसमें से पास हो रहा है वो चेंज होगा जब इसमें हम करंट में चेंज करेंगे। इसमें करंट में चेंज होगा, यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो यहां घुस रही हैं वो फील्ड लाइंस में अंतर आता है, टोटल फ्लक्स में चेंज आता है और यहां पे ईएमएफ डेवलप होता है। तो हम यहां पे ये भी मानने वाले हैं ऑल्सो वी आर assuming that there is no flux leakage in the iron core तो इसलिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर ना जाएं। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 100% कैरी करें, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं 100%। तीसरी बात हम यहां पे ये अज्यूम करने वाले हैं कि जो करंट है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में वो करंट की वैल्यू काफी स्मॉल है। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं करंट इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज स्मॉल। करंट जो है दोनों में बहुत कम है। अच्छा, अब यहां पे मान लेते हैं लेट वी पी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इनपुट सर्किट, अक्रॉस द प्राइमरी सर्किट। तो यहां पे लिखूंगा वोल्टेज ये है अक्रॉस प्राइमरी सर्किट और Vs जो है वो मैंने मान लिया सेकेंडरी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आउटपुट वोल्टेज है कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट मैंने मान लिया इसके बराबर है। NS NP हम मान चुके हैं। NP जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, और NS जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमने ये बात अभी अज्यूम की है कि जो फ्लक्स है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है, जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में जा रहा है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में जा रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, ये हमने अजम्पशन लिया है। तो फ्लक्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू फाई के बराबर मैंने मान लिया इसको, फाई के बराबर मैंने मान लिया। अच्छा, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा P के अक्रॉस, वो किसके बराबर होने वाला है, माइनस ऑफ NP। यहाँ पे फेराडेज का जो लॉ है मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, NP इंटू डी फाई बाई डी टी के बराबर होगा। और यहाँ पे जो Vs की जो वैल्यू होने वाली है, Vs की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ NS इंटू डी फाई बाई डी टी के बराबर।
इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको नाम दिया n माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी जो है दोनों में कॉमन है बिकॉज फ्लक्स आपस में बराबर हैं। जितना प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो आपको मिलता है Vp डिवाइडेड बाय Vs। यहां पे क्या था आपके पास माइनस ऑफ Np डी फाई बाई डी टी, और यहां पे क्या है आपके पास माइनस ऑफ Ns डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी गया और माइनस से माइनस गया, आपको रिजल्ट मिलता है Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Np अपॉन Ns। Np अपॉन Ns, ये रिजल्ट जो है आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है, याद हो गया। Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Np अपॉन Ns, P ऊपर तो P ऊपर, S नीचे तो S नीचे। आगे यदि हम मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है उसकी एफिशिएंसी 100% है, 100% एफिशिएंसी आइडियल ट्रांसफार्मर की होती है। यदि रियल लाइफ में बात करें तो 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन यदि अच्छे से डिजाइन किया हुआ आपके पास ट्रांसफार्मर है तो उसकी एफिशिएंसी 95% तक हो सकती है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं इफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 100% इज 100%। अब देखिए एफिशिएंसी का मतलब यह होता है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है। एफिशिएंसी का जो जनरल फॉर्मूला है परसेंटेज एफिशिएंसी का, परसेंटेज एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि पावर आउटपुट कितना हमें मिल रहा है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। कितना हम एफर्ट कर रहे हैं, कितना हमें आउटपुट मिल रहा है, उन दोनों का जो रेशो है इनटू 100 परसेंटेज एफिशिएंसी के बराबर होता है। एफिशिएंसी यदि 100% है भैया, एफिशिएंसी 100% के बराबर है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100 इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100। ओके, तो यहाँ मच्छर की वजह से जो है टच स्क्रीन सेंस कर रही है इसको। ओके, गो अवे। सो 100 से 100 चला गया, आपको मिल जाता है पी आउट इज इक्वल टू पी इन। यानी कि हम यहाँ पे कहना चाहें हमारे सर्किट के केस में, हमारे ट्रांसफार्मर के केस में इनपुट जो है वो प्राइमरी सर्किट के थ्रू दिया जा रहा है, आउटपुट जो है सेकेंडरी सर्किट के थ्रू लिया जा रहा है। तो हम पावर आउटपुट इज इक्वल टू पी इनपुट कर सकते हैं, पावर इन द सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू पावर इन द प्राइमरी सर्किट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पावर ऑफ इनपुट, पावर जितनी दी जा रही है इनपुट में उतनी ही पावर हमें आउटपुट में मिल जा रही है। यदि 100% एफिशिएंसी है तो ऐसा होगा। पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां पे लिख सकते हैं Vp इंटू IP बराबर Vs इंटू IS। इन दोनों को बराबर कर दिया, IS YS बनो। सो Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं IS अपॉन IP, ये लिखा जा सकता है। अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इनको भी नाम दे देते हैं यार। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है Vp अपॉन Vs या Vs अपॉन Vp कर लो, कैसे भी कर लो। Vp अपॉन Vs नहीं, Vs अपॉन Vp कर लेते हैं। Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np इज इक्वल टू Ip अपॉन Is। ये रिजल्ट होता है और ये रिजल्ट तभी ट्रू है जब हम यहां पर कोई भी लॉस नहीं मान रहे हैं। यहां पर कोई भी लॉस नहीं है, 100% एफिशिएंसी है। यहां पे आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये सत्य है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बिल्कुल सही है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, इस फॉर्मूले को भी याद रखें। और ये फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल बहुत हर जगह लग जाता है, थर्मोडायनामिक्स में भी लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। जितना हमें आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100 इज ऑलवेज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी। अच्छा, ये मिल गया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में और उन लॉसेज को कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं लॉसेज इन ट्रांसफार्मर।
इन ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें सबसे पहला जो लॉस होता है वो होता है आपके पास फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, तो फ्लक्स लीकेज क्यों होता है? फ्लक्स लीकेज होता है बेकार डिजाइन से। बेकार डिजाइन से फ्लक्स लीकेज होता है, और आयरन कोर में यदि एयर गैप बन जाते हैं तो वो जो है लीकेज होता है। तो यहां पे हम इसको शॉर्ट में यदि लिखना चाहें तो कॉज क्या होता है और क्या कर सकते हैं, रेमेडी क्या है, क्यों होता है और क्या कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं पुअर डिजाइन। पुअर डिजाइन की वजह से ऐसा होता है। आप पेपर में ऐसा नहीं लिखें, पेपर में आप इसको वर्ड्स में लिख के आए, मैं आपको याद रखने के लिए आपको ऐसा लिख रहा हूं कि पुअर डिजाइन की वजह से और एयर गैप्स इन आयरन कोर आप लीजिए तो आपका काम जो है वो बढ़िया से चलता है। ऐसा मतलब जो है एयर गैप्स की वजह से ऐसा होता है। और क्या कर सकते हैं, अच्छी डिजाइन, गुड डिजाइन, और क्या कर सकते हैं, नो एयर गैप। एयर गैप को क्या कर दें, फिल कर दें, तो अपना काम चल जाएगा। उसके बाद दूसरा आपके पास जो लॉस होता है वो होता है आपके पास एडी करंट लॉस। एडी करंट, तो एडी करंट के बारे में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई बड़ा कंडक्टर होता है और उसके अंदर उसको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वेरिएबल फ्लक्स में रखा जाता है, तो उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होता है, उसके वॉल्यूम में, उसके वॉल्यूम के अंदर जो है करंट डेवलप होता है, और उसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वहां से हीट निकलती है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, कॉज जो है, कॉज क्या है इसका, कि एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो है वो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, विच हीट्स अप द ट्रांसफॉर्मर फॉर नो रीजन एट ऑल। हमारे ट्रांसफॉर्मर को गर्म कर देते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं, कोर के ऊपर लैमिनेशन लगा देते हैं, तो एडी करंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं कि रेमेडी क्या है, यूजिंग लैमिनेटेड कोर कैन डिक्रीज द हीटिंग, I स्क्वायर R के बराबर जो है हीट वहां पे निकलती है। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो लॉसेस हैं उसमें होता है हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस या पे आप रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। थर्ड है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल जो है आपको साफ समझ में आ रहा है कि इसका कॉज क्या होता है, कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल in both primary and secondary circuit में जो आपके पास रेजिस्टर होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, उसमें यदि करंट फ्लो होता है तो I स्क्वायर R के बराबर जो है वो हीट I स्क्वायर R के बराबर पावर जो है वो डिसिपेट करते हैं। किसी डेल्टा टी टाइम में बात करें तो I स्क्वायर R डेल्टा टी के बराबर हीट वो निकालते हैं। तो I स्क्वायर R जो है वो हीट निकलती है उन वायर के रेजिस्टेंस की वजह से। और इसकी रेमेडी क्या है, क्या कर सकते हैं ऐसा करने के लिए, हम इसका रेजिस्टेंस कम कर दें। रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करें, हम उसकी थिकनेस बढ़ा दें, एक ज्यादा गेज वाले वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग थिक वायर्स कैन डिक्रीज द जूल हीटिंग जो है वो कम की जा सकती है। उसके बाद लास्ट इसका जो है कॉज वो है हिस्ट्रेसिस लॉस। अब हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होता है, तो आपने जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर उसमें पढ़ा होगा कि जब किसी मटेरियल को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मटेरियल के जो मैग्नेटिक डायपोल हैं वो अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फिर यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पलट दिया जाता है तो वो बेचारे अब दूसरी तरफ जो है अलाइन हो जाते हैं। तो इस अलाइन और दूसरी डायरेक्शन में अलाइन होना, मिस अलाइन होने में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और उस एनर्जी वेस्ट को ही कहा गया है हिस्टैरिसीस लॉस। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉज क्या है इसका, बाय रिपीटेटिव मैग्नेटाइजेशन and demagnetization, the material heats up, तो समझ गए कि बार बार मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन को चेंज करने में, बार बार मैग्नेटिक डायपोल्स को अलाइन करने में कुछ ना कुछ हीट जाती है और उसको हिस्टैरिसीस लॉस कहा जाता है। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, एक मोर पंख जैसा ग्राफ होता है इस तरीके से, और उस ग्राफ का जो एरिया है वही जो है हिस्टैरिसीस लॉस के बराबर होता है। सब चीज़ पढ़ चुके हैं ना। तो इसके बाद इसका रेमेडी क्या है इसकी, कि भाई ऐसा मटेरियल आप इस्तेमाल करें जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस जो है काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग अ मटीरियल which has less hysteresis loss, which does less hysteresis loss। हिस्टैरिसीस में वो कम हीट लॉस करे, ऐसा मटेरियल, एक सूटेबल मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।